ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। कोई भी चीज पानी से ज्यादा नरम और लचीली नहीं हो सकती, फिर भी कोई भी ताकत पानी को रोक नहीं सकती। ये किसने कहा है? लाओ त्से ने कहा है। जवाबदेही पर निर्भर लोकतंत्र की धुरी, और हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की दम भी भरते रहते हैं। कौन? भारत। राष्ट्रीय समर स्मारक में ऑपरेशन सिंदूर के शहीद 6 भारतीय सैनिकों के नाम शिलालेखों पर होने पर एक नया विवाद उत्पन्न हो गया। इसका कारण है रक्षा मंत्री का 28 जुलाई 2025 को संसद में दिया गया वक्तव्य, जिसमें उन्होंने सदन को आश्वस्त किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिकों को कोई क्षति नहीं हुई। इस मसले पर उठे विवाद के बाद विपक्ष ने रक्षा मंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने संसद को गुमराह किया। अब लोकसभा अध्यक्ष इस संबंध में रक्षा मंत्री से सफाई मांग सकते हैं या मामले को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए विशेष अधिकार समिति के पास भेज सकते हैं। आरोप सही है या नहीं, इसके बारे में निष्कर्ष उचित प्रक्रिया के तहत जांच के बाद संसद में उजागर होगा। यहाँ विवेचना का प्रश्न यह है कि अगर कोई मंत्री जानबूझकर संसद को गुमराह करता है या फिर अर्धसत्य बोलता है तो उसे किस रूप में देखा जाएगा और उसके क्या नतीजे होंगे। संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए बयान या जवाब सत्य माने जाते हैं जब तक कि कोई सदस्य तथ्यों को चुनौती ना दे या मंत्री स्वयं ही उसे अपनी त्रुटि बताएं और उसमें अध्यक्ष की अनुमति से सुधार करें। दी गई सही और तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर ही राष्ट्र की विधायिका समुचित चर्चा कर सकती है, सुचिंतित निर्णय ले सकती है या फिर उपयुक्त विधान पारित कर सकती है। सही और पूर्ण जानकारी के आधार पर ही संसद कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। हमने जिस संसदीय लोकतांत्रिक ढांचे को अपनाया है उसमें मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेह है। इसलिए संसद को दी जाने वाली जानकारी हमेशा सही और पूरी और समय पर मिलनी चाहिए। इसके बिना जवाबदेही का सिद्धांत महज एक कोरी कल्पना मात्र रह जाएगा। संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही हमारे संसदीय लोकतंत्र की धुरी है और इसलिए मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि वे संसद और उसकी समितियों को सही, पूरी और समय पर जानकारी दें। मंत्रियों, सदस्यों तथा संसदीय समितियों के सामने गवाही देने वाले गवाहों से सच और पूरा सच बोलने की अपेक्षा की जाती है। समितियों द्वारा तो गवाहों को हमेशा यह याद दिलाया जाता है कि उनकी गवाही सच होगी, वे कुछ भी छिपाएंगे नहीं और उनकी गवाही का कोई भी हिस्सा गलत नहीं होगा। सच छिपाना, घुमा फिराकर जवाब देना या संसद या उसकी समितियों को गुमराह करने की कोशिश करना विशेष अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। इसके लिए संसद सजा देने में सक्षम है। इसलिए मंत्रियों पर और भी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि वे संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की शपथ से प्रतिबद्ध है। संसद में दिए गए असत्य, अर्धसत्य या फिर गुमराह करने वाले वक्तव्य या फिर सूचना संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। तथ्यात्मक गलती या चूक अनजाने में हो सकती है। संसद की कार्य प्रणाली के नियमों और निर्देशों में यह प्रावधान है कि अगर किसी मंत्री द्वारा दिए गए जवाब या बयान में कोई गलती या चूक के बारे में पता चलता है तो उसे अध्यक्ष की अनुमति से यथाशीघ्र सुधारा जाना चाहिए। मंत्रियों द्वारा बयान सुधारने के कई उदाहरण हैं, खासकर सवालों के जवाब के मामले में, लेकिन जानबूझकर गुमराह करने वाला बयान देना या संसद से जानकारी छिपाना निंदनीय है और विशेष अधिकार का उल्लंघन है। असत्य या सचेतन भ्रमित करने वाला बयान देना पूरी तरह से अनैतिक है और सुस्थापित संसदीय परंपराओं के खिलाफ है और दंडनीय भी है। कोई भी सांसद सत्यमेव जयते और यतो धर्म स्तुतो जया के उदात्त आदर्शों से अनजान या फिर बेपरवाह नहीं हो सकता, जो भारत की महान सभ्यता विरासत की नींव है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सत्य और धर्म पर बहुत जोर दिया गया है। संसद भवन में भारतीय ग्रंथों से लिए गए कुछ श्लोक उद्धृत हैं जो याद दिलाते हैं कि सदन में सदस्यों को धर्माचरण से बोलना चाहिए। धर्म सत्य पर आधारित होना चाहिए। सत्य तब तक सत्य नहीं है अगर वह धोखे की ओर ले जाता है। यह भी निर्देश है कि किसी सभासद को या तो सभा कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए या पूरी ईमानदारी और धर्म के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि जो नहीं बोलता या जो झूठ बोलता वह समान रूप से अपराध में शामिल है।
और प्राचीन ग्रीस और रोम के गणराज्यों में भी सत्य को कानून के शासन, न्याय और जनता के भरोसे की आधारशिला माना जाता था। सही जानकारी के आधार पर फैसले लेने के लिए सत्यनिष्ठ वक्तव्यों को बुनियादी जरूरत माना जाता था। शेक्सपियर की बहुचर्चित नाटक जूलियस सीजर में जब जूलियस सीजर की पत्नी सीनेट ने ना जाने की विनती करती है क्योंकि उसे उनकी सुरक्षा की चिंता होती है और वह सुझाव देती है कि सीनेट को संदेश भेजा जाए कि वे बीमार हैं, तो सीजर पूछता है और हैरान होता है कि क्या सीजर सीनेट को झूठ भेजेगा। झूठ भेजने के बजाय वह सीनेट जाना बेहतर समझता है। भारत में जब तक किसी भी मंत्री से संसद को गुमराह करने या संसद में झूठ बोलने के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया गया है, और हालांकि कुछ मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर इस्तीफा दिया है। दूसरी ओर ब्रिटेन में कई उदाहरण हैं जहां मंत्रियों ने संसद को गुमराह करने के कारण इस्तीफा दिया है। वर्ष 2023 में बोरिस जॉनसन ने यह जानने के बाद कि उन पर प्रतिबंध लग सकते हैं, सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले 2022 में भारी जन दबाव के कारण उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की प्रतिनिधि सभा की विशेषाधिकार समिति ने पाया था कि उन्होंने पार्टी गेट से जुड़े बयानों को लेकर जानबूझकर संसद को गुमराह किया था। 2018 में गृह मंत्री ने यह मानते हुए इस्तीफा दे दिया कि उन्होंने अनजाने में अप्रवासियों को हटाने के लक्ष्यों को लेकर सदन को गुमराह किया था। एक और ऐतिहासिक उदाहरण जॉन प्रोफोमो का है, जो युद्ध मामलों के मंत्री थे और जिन्होंने 1963 में सरकार और संसद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स को गुमराह किया था। इस्तीफे जन दबाव, पार्टी के भीतर के दबाव, मीडिया के हंगामे के कारण हुए थे। ब्रिटेन में यह एक सुस्थापित संसदीय परंपरा बन गई कि अगर कोई मंत्री जानबूझकर संसद को गुमराह करता है तो उसे अपना मंत्रालय और संसद की सदस्यता दोनों गंवानी पड़ेगी। बहरहाल विशेषाधिकार हनन के नोटिस का भविष्य लोकसभा तय करेगी। रक्षा मंत्रालय को सुनने के बाद मामला गंभीर है क्योंकि माननीय रक्षा मंत्री कई दशकों से राष्ट्रीय राजनीति के शीर्षस्थ नेताओं में से एक हैं, वरिष्ठतम और अनुभवी मंत्री हैं और संसदीय तथा संवैधानिक परंपराओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ऐसी स्थिति में संसद को गुमराह करने वाले आरोप की अविलंब जांच विशेषाधिकार समिति से अनिवार्य है ताकि वस्तु स्थिति स्पष्ट हो। और ये आप देखेंगे कि जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है ना, इससे जो टकराव हुआ था ना, ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसी समय की बात हो रही है। 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी इससे लगती है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं आप लोग। नदी का दुख, जल का कोई अपना रंग नहीं होता है और उसे जिस पात्र में डाला जाए वह उसी का रूप धर लेता है, लेकिन इंसानी सभ्यता का चरित्र यह रहा कि उसने नदी को पात्र में कम, अपनी महत्वाकांक्षाओं के सांचे में ज्यादा ढाला है। नदी जब पहाड़ों की गोद में एक अलहड़, निश्चल और बेपरवाह बच्चे की तरह किलकारियां मारती हुए नीचे की तरफ भागती थी, तब इंसानों सिद्धावश उसकी लहरों को देखकर तालियां बजाई और उसे शानदार नदी का पावन खिताब दिया। वैदिक ऋचाओं के उस कालखंड को याद करें जो ऋग्वेद के नदी सूक्त का वह मंत्र कानों में गूंज उठता है, जहां नदियों की स्तुति करते हुए उन्हें अमृत में, नदी तमें, देवी तमें, सरस्वती कहा गया था। यानी जो माताओं में सर्वश्रेष्ठ है, नदियों में उत्तम है और देवियों में प्रधान है। समय बदला और जब नदी ने थोड़ा ठहरना, थोड़ा संभलना और थोड़ा गंभीर होना सीखा तो मैदानी इलाकों में आकर इन्हीं इंसानों ने उसके ऊपर गंभीर दरिया की नई तख्ती लटका दी। मुसाफिरों और शायरों ने उसकी लहरों की इस ठहराव को देखकर शेर और शायरी की महफिलें सजानी शुरू कर दी। किसी ने इब्न ए इंसार की तरह गुनगुनाया, और इस नदी पर कोई घाट नहीं, इस दरिया का कोई साहिल नहीं, तो किसी ने उसकी गहराई को इंसानी इश्क की इंतहा बता दिया। मगर यह नामों का खेल दरअसल नदी के वजूद का सम्मान नहीं, बल्कि इंसान की अपनी सहूलियत का एक तरासा हुआ बहाना भर है। और जब वह मीलों का सफर तय करके थककर चूर हो गई और अंदर आखिर समंदर की अनंत गोद में जाकर चुपचाप गुम हो गई, तो लोगों ने उसके ऊपर विशाल समंदर का एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया और उसे एक नई पहचान दे दी। जीवनदायिनी नदियों को सिर्फ निरंतर बहते रहना था। सभ्यता में जिस पानी को हमारे प्राचीन पुराणों और शास्त्रों में साक्षात जीवन का पर्यायवाची माना गया, उसी के पवित्र गले में इंसानों ने अपनी चमचमाती फैक्ट्रियों की बदबूदार और काली नालियां बेझिझक डाल दी। जिन नदियों को जीवन का स्रोत माना गया, उनकी पूजा की गई, आज वही जल रासायनिक कचरे की वजह से अपना जीवन तत्व खो रही हैं। जो नदियां पहले हमारा उद्धार करती थी, आज वो अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं।
अब नदियों की लहरों का रंग ना तो आसमान जैसा नीला रह गया, ना ही वादियों जैसा हरा, बल्कि वह एक अजीब गरीब गाढ़ी कत्थई रंग के जहर में तब्दील हो गई थी दिखती हैं। आधुनिक शहर के संभ्रांत लोग रोजाना शाम को उसके इस विदूषित किनारों पर टहलने आते थे, अपने लाखों रुपए के कैमरों से उसकी लाचारी और बदहाली की खूबसूरत तस्वीर खींचते थे। फिर सोशल मीडिया पर प्रकृति का प्रेमी तथा जल बचाव का तमगा लगा कर वाहवाही लूटते थे। विडम्बना यह कि वे उसी वक्त अपनी कारों में रखा प्लास्टिक का ढेर सारा कचरा और जहरीली बोतलें नदी में फेंक देते थे। वह नदी हर पल घुट रही थी, चीख रही थी, लेकिन उसकी करुण पुकार उनके लाउड स्पीकरों के शोर में घुट रही थी। यहां तक कि रहीम का वह प्रसिद्ध दोहा भी अब एक मजाक लगने लगा था, जहां उन्होंने कहा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इंसानों ने पानी रखने की चिंता छोड़ दी थी, अलबत्ता जो पानी बचा था उसे भी पूरी तरह से बेजान और बेआबरू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो नदियां कभी मीलों चौड़ी हुआ करती थी, अब महज एक पतली बदबूदार लकीर बनकर रह गई। ठीक वैसे ही जैसे किसी मरणासन्न बेहद बीमार बूढ़े इंसान के हाथों में नीली और सूखी हुई नसें उभर आती हैं। पूरे शहर में पानी का एक भयंकर और हाहाकारी अकाल पड़ गया था। विरोधाभास का यह था, जो लोग कल तक उसमें फैक्ट्रियों की गंदगी से लेकर मल मूत्र बहाते थे, आज वही लोग प्लास्टिक की बड़ी बड़ी बाल्टियां और डिब्बे लेकर उसके सूखे हुए किनारों पर कतारें लगाकर खड़े दिखते हैं, और उनके चेहरों पर कई बार प्यास से ज्यादा अपनी मौत का एक गहरा और खौफनाक मंजर साफ दिखता है। इंसानी लालच ने नदियों के प्राकृतिक भूगोल को एक कृत्रिम इतिहास में तब्दील कर दिया। वे तमाम भविष्यवाणियों और चेतावनियां आज सच साबित हो रही हैं, जहां प्रकृति के असंतुलन को विनाश का सूचक बताया गया था। जिस जल को अमृत कहा गया, वह आज कंक्रीट की वली वेदी पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जब नदी के बहते हुए पानी का मूल्य केवल टरबाइन और डॉलर के तराजू पर तौला जाने लगे, तो सभ्यता का मानसिक अकाल साफ दिखने लगता है। यह कैसी प्रकृति है जहां विकास के बड़े बड़े विज्ञापनों के पीछे एक जल स्रोत की मरणशील चीखें छिप हुई हैं। यह जल का संकट नहीं, बल्कि यह इंसानी संवेदनाओं की पूरी तरह से सूख जाने का वैश्विक प्रमाण है। जब नदी का वजूद ही समाप्त हो जाता, तो उसके साथ भी तमाम सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासतें भी मौन हो जाती, जो सदियों से उसके किनारों पर फली फूली थी। इंसानों ने नदियों का प्राकृतिक स्वरूप तो बहुत पहले ही छीन लिया था, पर आज उसकी गरिमा को भी पूरी तरह से बेआबरू करने पर तुला। अब नदियां जीवनदायिनी धारा नहीं, बल्कि सिर्फ एक सूखी हुई धूल का मरुस्थल है, जहां इंसानी सभ्यता की नाव तैरती नहीं, बल्कि अपने ही विनाशकारी लालच के साथ जिंदा दफन हो जाती, और उसकी इस मोग विदाई पर संपूर्ण प्रकृति स्तब्ध है, और इंसान अपनी इस आत्मघाती जीत पर तालियां बजाने में मगन है। ये आपने ये छोटी छोटी टिप्पणियाँ हैं, इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। कसौटी पर सरकार। किसी भी लोकतंत्र में जनता की ओर से अगर सरकार के रुख या उसकी नीतियों पर सवाल उठाया जाता, तो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह स्वाभाविक स्थिति है। ऐसे में सरकार का दायित्व होता है कि वह उन सवालों पर विचार करे, हर संभव और संतुष्ट करने वाला उचित उत्तर दे। विडम्बना यह है कि कई बार सरकार की ओर से जन आंदोलनों को लेकर उदासीनता या फिर उपेक्षा का भाव दिखाया जाता है। इसी वजह से कोई समस्या सुलझाने के बजाय और ज्यादा जटिल हो जाती है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में जब युवाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया, तभी सरकार को उनके साथ बातचीत करके कोई समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए थी। मगर सरकार की अनदेखी के बाद भी जिस तरह लोगों ने इस मसले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को उठाना जारी रखा, उससे साफ है कि फिलहाल इसे एक प्रतीकात्मक हल की तरह देख रहे हैं। हैरानी की बात है कि सरकार को आंदोलनकारियों के साथ संवाद स्थापित करके कोई रास्ता निकालना जरूरी नहीं लगा, और हालांकि सरकारी उदासीनता के बावजूद प्रश्न पत्र लीक होने, परीक्षा रद्द होने के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन अभी जारी है, और जब कई नेता भी वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। मगर इस बीच पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन के साथ जुड़ने और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के बाद जंतर मंतर पर युवाओं के आंदोलन को नई गति मिली। वे अपनी मुख्य मांगे पूरी करने पर जोर दे रहे हैं। मगर यह चिंता की बात है कि करीब 3 हफ्ते से लगातार अनशन पर रहने की वजह से वहां सोनम वांगचुक की सेहत में लगातार गिरावट आ रही है। अब उठाकर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। वहीं सरकार को उनसे बातचीत करना और अनशन खत्म कराना जरूरी नहीं लग रहा है। सवाल है कि सरकार के ऐसे रुख को लोकतंत्र के आईने में किस नजरिए से देखा जाएगा। क्या यह सरकार के लिए एक शर्मिंदा करने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कि दिल्ली उच्च न्यायालय को याद दिलाना पड़ रहा है कि अनशन पर बैठे एक आंदोलनकारी को लेकर सरकार का क्या दायित्व होना चाहिए।
गौरतलब है कि गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर हर रोज नजर रखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें चिकित्सीय मदद मुहैया कराएं। अदालत ने एक अहम टिप्पणी की जिंदगी अनमोल है, उसे बचाने के लिए अधिकारियों को सारे चिकित्सीय प्रयास करने चाहिए। साथ ही वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश निश्चित रूप से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के जीवन को बचाने के लिहाज से अहम है, लेकिन यह सरकार का भी दायित्व है कि वह बिना देर किए इस मामले पर वांगचुक सहित आंदोलनकारियों से संवाद स्थापित करे और कोई ठोस हल निकाले। विचित्र यह है कि विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर बनाने के मुद्दे पर भूख हड़ताल करने वाले वांगचुक की बिगड़ती सेहत से फिक्रमंद विपक्षी दलों के नेता अपना समर्थन देने उनके पास पहुंच रहे हैं, जबकि सरकार की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपनी ओर से अनशन खत्म कराने के लिए ठोस पहल करे। इसे लोकतंत्र और जन सरोकारों के प्रति ईमानदारी दर्शाने के लिहाज से सरकार की इच्छा शक्ति की कसौटी के तौर पर भी देखा जाएगा। और आप सोचिए, जिस देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, शिक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा हो, भूख हड़ताल करनी पड़ रही शिक्षा के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरह से विकसित भारत बनेंगे और किस तरह के विश्व गुरु हैं। हिंसा का सिलसिला। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बाद सरकार के फिर से कमान संभालने पर यह माना जा रहा था कि राज्य में स्थायी तौर पर शांति बहाली की दिशा में प्रयास तेज होंगे, मगर इन अपेक्षाओं के विपरीत हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जातीय संघर्ष से उपजी विरोध की चिंगारी आए दिन हिंसक घटनाओं के रूप में सामने आ रही है। स्थिति यह है कि राज्य में तैनात सुरक्षा बलों को भी अब अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। इसी कारण सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और आवाजाही के लिए रणनीतिक तौर पर बदलाव किए जा रहे हैं। और आप देखें, सेनापति जिले में हाल ही में असम राइफल्स के एक शिविर पर भीड़ के हमले के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपने सुरक्षा के लिए करीब 100 बुलेट प्रूफ वाहनों को अपने काफिले में शामिल कर लिया है। और ये आप देखेंगे, ऐसे में सवाल है कि जब सुरक्षा बलों की सुरक्षा को ही खतरा पैदा हो गया, तो आम लोग खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। आखिर क्या वजह है कि राज्य में सामाजिक सौहार्द और अमन चैन कायम करने के प्रयासों में सरकार की इच्छा शक्ति एवं गंभीरता नजर नहीं आ रही है। गौरतलब है कि मणिपुर में हाल के दिनों में हिंसक घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। पिछले सप्ताह उखरुल जिले में उग्रवादियों के घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए थे और इसके कुछ दिन बाद सेनापति जिले में स्थानीय लोगों की भीड़ ने सैन्य बल के शिविर पर हमला कर वहां आगजनी और तोड़फोड़ की। ये घटनाएं बताती हैं कि राज्य में आम लोगों के असंतोष के बीच उग्रवादी संगठनों की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ विरोधी संगठनों ने सरकार के साथ समझौता कर शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई, लेकिन इनमें इतर नए समूह खड़े हो गए हैं जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हिंसक वारदातों को अंजाम देने का कोई मौका नहीं चूकते। राज्य में जटिल होते हालात के पीछे एक कारण यह भी है कि स्थानीय लोगों का व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हो रहा है। ऐसे में सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आम लोगों में विश्वास बहाली के लिए गंभीरता से प्रभावी कदम उठाए जाएं। ये आप देखिए, मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। बाई खेमचंद यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मणिपुर। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।